हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की हमारी इस करंट अफेयर की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यकीन मानिए कि इस क्लास का डेटा आपके सभी एग्जाम के लिए सफिशेंट होगा और इस क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की हमारी करंट अफेयर। ठीक है, चलिए। सवाल नंबर 1, पहला सवाल लिया है यहाँ पे कि हाल ही में वनडे के इतिहास में दूसरे कौन है भैया? दूसरे हैं सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले, उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। यानी कि अगर मैं वनडे मैच की बात करूं तो अब तक वनडे मैच में एक तो व्यक्ति हैं, यानी कि दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। ये रोहित शर्मा ने लगाए हैं, या फिर ग्लेन मैक्सवेल ने लगाए हैं, या फिर जोस बटलर ने, या पैट कमिंस ने। तो ऐसा देखो, इस इतिहास को रचने वाले सबसे पहली बात करें तो देखो, जो वनडे इतिहास की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, है ना, अगर यहाँ पे बात करी जाए वनडे इतिहास की, तो इस वनडे इतिहास में ये सेकंड व्यक्ति हैं। ठीक है, ये जो है हमारे सेकंड खिलाड़ी हैं, या मैं कहूँ कि सेकंड व्यक्ति हैं, सेकंड खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनकी बात करूं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब 6 लगाए हैं, तो अगर इनकी बात करें तो इन्होंने कितने छक्के लगाए हैं? इन्होंने लगाए हैं 336 छक्के। ठीक है, एक ही बार। तो इन्होंने 336 छक्के लगाए हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो दूसरे व्यक्ति हैं कौन है? अगर इनकी बात करें तो ये खिलाड़ी जो हैं भाई, है कौन ये व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति हैं? तो ये हैं रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा। हाँ, मैं उन्हीं रोहित शर्मा की बात कर रही हूँ जिनको लोगों ने क्या बोला था प्लेग्राउंड पे, कि रोहित शर्मा बहुत ज़्यादा एजेड हो गए हैं और अब इनके बस के इतना अच्छा खेलना नहीं है, लेकिन वही रोहित शर्मा है जिन्होंने ये करा। अच्छा, अब दिमाग में आएगा कि ये तो दूसरे व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति, इनसे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किसका रहा है? तो इनसे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था शाहिद अफरीदी का। कौन थे? ये थे शाहिद अफरीदी। ठीक है, शाहिद अफरीदी की बात करूं तो ये थे शाहिद अफरीदी। और इन्होंने कितने, तो अगर इनकी बात करें, इन्होंने 351 छक्के लगाए थे। ठीक है, अच्छा। अच्छा, अगर मैं इस वनडे मैच की बात करूं तो इस वनडे में ना क्या बोलते हैं, बहुत उम्र दराज व्यक्ति थे, तो ये सबसे सेकंड उम्र दराज व्यक्ति थे जिन्होंने डेब्यू करा था, यानी कि इस मैच में पहला मैच खेला था सबसे उम्र दराज व्यक्ति। उनका नाम आप मुझे बताओगे? वरुण चक्रवर्ती था उनका नाम। खैर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये है रोहित शर्मा। चलिए, अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि हाल ही में रोटरडैम, देखो ये है आपका रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेटपैक, क्या है ये, नेटपैक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऐसी कौन सी फिल्म है जिसको रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नेटपैक अवार्ड दिया गया है? तो नेटपैक अवार्ड की बात करें तो ये अटम को मिला है, लापता लेडीज को मिला है, या अनुजा को मिला है, या बैड गर्ल को मिला है। देखिए, अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो अभी ना एक मूवी आई थी, आपको पता होगा, एक मूवी थी जिसका नाम था लापता, सॉरी, बैड गर्ल। एक मूवी थी जिसका नाम था बैड गर्ल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैड गर्ल। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बैड गर्ल को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अच्छा, बैड गर्ल को अवार्ड कौन सा मिला है? ये मिला है इसको नेट पैक का। ठीक है, नेट पैक अवार्ड मिला है बैड गर्ल को। चलिए, दूसरी बात करूं तो ये अवार्ड किस क्रम में है? तो अगर इसकी बात करें तो ये है 54वां, यानी कि 54वां अवार्ड हो जाएगा नेट पैक अवार्ड। ठीक है, बैड गर्ल को मिला है। अगर इसके निर्देशक की बात करूं कि इस मूवी के निर्देशक कौन थे, तो ये थे वर्षा थरक। ठीक है, ये कौन हो जाएंगे? वर्षा थरक की बात करूं तो इस मूवी के निर्देशक थे। और यहाँ पे अगर बात करी जाए कि ये मूवी थी किसके ऊपर, तो जो महिलाओं की यौन इच्छा थी, इसको लेकर के मूवी थी बैड गर्ल। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी। ये है आपकी बैड गर्ल मूवी। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर 3 यह है कि प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल को अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई जो पल्स डे है ये कब सेलिब्रेट करते हैं, अगर पल्स डे सेलिब्रेशन की बात करें तो ये 7 फरवरी को, 8 फरवरी को, 9 फरवरी, या फिर 10 फरवरी।
तो ये सेलिब्रेट किया जाता है हमारा हर साल 10 फरवरी को। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ विश्व दलहन दिवस की, तो ये जो विश्व दलहन दिवस है विश्व दलहन दिवस ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 10 फरवरी को। ठीक है, चलिए ये 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ कि ऐसा क्या है कि जो विश्व दलहन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं, कभी भी किसान ऐसा अपनी फसल नहीं करते हैं कि मतलब एक खेत में वो हर साल गन्ना बो रहे हैं तो गन्ना ही बोते रहेंगे, ऐसा नहीं करते। मतलब उन्हें भी पता है कि फसल चक्र अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ज़मीनों की जो उर्वरक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो इसी फसल चक्र में हम दलहन भी उत्पादन करते हैं, क्योंकि जो दलहन होती हैं, ये दालें होती हैं, उनकी जड़ों में जो है, यानी कि मैं कहूँ कि लेग्यूमिनस पौधे जो होते हैं इनकी जड़ों में, या दालें जो होती हैं इनकी जड़ों में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एक वो होता है राइजोबियम जीवाणु होता है। और इस राइजोबियम जीवाणु की अगर बात करें, या मैं कहूँ कि जो ये दलहन है इनकी जड़ों की बात करें, तो इनकी जड़ों में होता है एक जीवाणु। ठीक है, और अगर इस जीवाणु की बात करूँ तो इसका नाम होता है राइजोबियम। ठीक है राइजोबियम ये जीवाणु होता है, और इस राइजोबियम जीवाणु की बात करें तो ये काम करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। ठीक है, तो ये जो है खेतों में नाइट्रोजन की जो क्षमता है इसको बनाए रखता है। ठीक है, नाइट्रोजन की क्षमता को बनाए रखता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि विश्व दलहन वर्ष कब मनाया गया था, एक इम्पोर्टेंट सवाल होगा कि हमने विश्व दलहन वर्ष कब सेलिब्रेट किया था या कब मनाया था। तो विश्व दलहन वर्ष कब घोषित किया गया था, तो 2016 का जो वर्ष था उसको विश्व दलहन वर्ष घोषित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो वर्ल्ड पल्स डे की बात करी जाए तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 10 फरवरी को। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है यहाँ पर कि हाल ही में रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है। देखो, बात कर रहे हैं हम जो रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री कौन है, ये हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, ये हैं हमारे राजनाथ सिंह की बात करूं तो राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हो जाएंगे। इन्होंने अगर बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया है। तो इनके द्वारा, देखो, इनके द्वारा एशिया का जो है, एशिया का बिगेस्ट या एशिया का सबसे बड़ा एरो शो का उद्घाटन किया गया है। एरो इंडिया शो, इसका उद्घाटन किया गया है। और इस शो का जो उद्घाटन किया इन्होंने पुणे में, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई। तो इस शो का जो उद्घाटन किया है इन्होंने किया है बेंगलुरु में। ठीक है, ये बेंगलुरु की बात करी जाए तो बेंगलुरु में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है इस शो का। ठीक है, अच्छा, एशिया का बिगेस्ट है, इंडिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो हो जाएगा, और बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया है। बेंगलुरु में भी अगर बात करें तो जो थेलटंका एयरफोर्स है ना, वहाँ पे। ठीक है, अगर पूछे बेंगलुरु में भी कहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका थेलटंका में, थेलटंका एयरफोर्स में। ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, अब बात आती है कि ये जो है किस क्रम का शो हो जाएगा। अगर बात करें कि ये शो किस क्रम का होगा, ये शो हो जाएगा यहाँ पे 15 क्रम का, 15वां क्रम था इस शो का। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसकी बात करें तो इसका शुभारंभ राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। यहाँ पे आप राजनाथ सिंह को देख रहे हैं जो जिन्होंने डिक्लेरेशन करी थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। चलिए, सवाल नंबर 5 की बात करें तो हाल ही में दिवंगत सैम नुजोमा की बात करूं तो सैम नुजोमा किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे। ये दक्षिण अफ्रीका के थे, युगांडा के, नामीबिया के, या फिर नाइजीरिया के। तो यहाँ पे सैम नुजोमा जो हैं ये कहाँ के संस्थापक थे और पहले प्रेसिडेंट भी बने थे वहाँ के। तो ये कहाँ के थे, अगर बात करें तो नामीबिया की बात करूँ, नामीबिया आपको पता है, नामीबिया है अफ्रीकन कंट्री। ठीक है,
अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है नामीबिया। यहाँ इस नामीबिया की स्थापना करने का श्रेय जो दिया जाता है सैम नुजूमा को, और यहाँ के पहले राष्ट्रपति भी ये रहे थे। ठीक है, अगर बात करें सैम नुजूमा, तो भाई ये जो सैम नुजूमा है ये चर्चा में इसलिए हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप में हम एक देश देखते हैं, इनका हो गया है निधन हाल फिलहाल में। ठीक है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अफ्रीका में जो हम नामीबिया कंट्री देखते हैं, जो नामीबिया हम देश देखते हैं, इस नामीबिया देश की स्थापना इनके ही द्वारा करी गई थी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में नामीबिया में इनके ही द्वारा इसकी स्थापना नहीं कहूँ, मैं कहूँ कि आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान था। यानी कि जो इसको आज़ादी मिली थी, आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। ठीक है, अच्छा ये आज़ादी कब मिली थी, तो 1990 की बात करूँ, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो है जैसे नामीबिया आज़ाद हुआ 1990 में, तो यहाँ पे ये जो थे पहले राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, 1990 में। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, कई बार आप अफ्रीका को देखोगे ना, तो जो नेल्सन मंडेला हैं उनके साथ आप इनकी फ़ोटो देखोगे, है ना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, नामीबिया की बात करूँ, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, विंडहोक इसकी कैपिटल हो जाएगी। अगर बात करूँ इसकी कैपिटल, विंडहोक इसकी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, विंडहोक इसकी कैपिटल हो जाएगी। और युगांडा की कैपिटल क्या हो जाएगी, कंपाला इसकी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नामीबिया, हाँ नामीबिया से आपको याद आता होगा कि जो कूनो नेशनल पार्क में जो चीते लेकर के आए थे, वो भी हम नामीबिया से ही लेकर के आए थे। ठीक है, चलिए और नाइजीरिया की तो अजूबा हो ही जाएगी, अजूबा। ठीक है, चलो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हैं, अगर आप देखोगे तो ये हैं सैम नुजूमा। ठीक है, ये हैं सैम नुजूमा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 6। हाल ही में भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है साइक्लोन 2025। यानी कि 2025 में हुआ है साइक्लोन अभ्यास। ये कहाँ पर शुरू हुआ है, देखो अब वो ट्रेंड हमारा चला गया है एग्जाम में पूछने का कि साइक्लोन अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। वो ये नहीं पूछता, बल्कि वो या तो स्टेटमेंट में पूछेगा या तो कथन निष्कर्ष में पूछेगा कि ये अभ्यास हमारा साइक्लोन अभ्यास इन दो देशों के बीच हुआ और वहाँ पर हुआ, है ना। या फिर वो पूछता है कि ये हमारा अभ्यास यहाँ पर हुआ था, होस्ट इसने किया था, क्योंकि अब वो ये नहीं पूछता किन दो देशों के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये राजस्थान में होस्ट किया गया था, मेघालय में, महाराष्ट्र में या उड़ीसा में। अगर इसकी बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए बात हो रही है यहाँ पे साइक्लोन अभ्यास की। ठीक है, अगर बात करें तो ये है हमारा साइक्लोन अभ्यास। साइक्लोन 2025 का अभ्यास है। और अगर इसकी बात करूं तो एक तो होता है ये भारत और जो इजिप्ट है, या मैं कहूँ कि जो मिस्र है, मिस्र इन दो देशों के बीच में, इन दोनों देशों का संयुक्त सेना जो है यहाँ पे, इसको दोनों मिलकर के एक्सरसाइज करती हैं, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये दोनों मिलकर के करती हैं। इस अभ्यास का संस्करण कौन सा था, है ना, या कहेगी इसका क्रम कौन सा था, ये संस्करण। तो देखो इसका संस्करण था, तीसरा संस्करण था। और तीसरे संस्करण में भी बात करें तो सबसे पहले जो ये अभ्यास हुआ था 2023 में हुआ, उसके बाद 2024 में, और अब जो तीसरी बार हो रहा है 2025 में, है ना। तो शुरुआत भी पूछ सकता है वो, अगर देखो स्टेटमेंट में सवाल आता है, अगर आप पीसीएस एग्जाम या फिर कोई अन्य स्टेट पीसीएस, या मैं तो कहती हूँ कि अब एसएससी का या रेलवे का भी ये ट्रेंड है कि वो सवाल पूछेगा इस तरीके से कि साइक्लोन अभ्यास की शुरुआत 2023 में हुई थी, और दूसरा स्टेटमेंट रहेगा इसका कि ये अभ्यास जो है भारत और मिस्र की सेना के बीच होता है। तीसरा स्टेटमेंट उसका रहेगा कि 2025 में ये अभ्यास यहाँ पर होस्ट किया गया है ना। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछेगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसको होस्ट किसने करा है, इस अभ्यास को होस्ट किसके द्वारा करा है। तो ये होस्ट किया है राजस्थान ने। ठीक है, भारत में और भारत के राजस्थान में। भारत के राजस्थान में भी कहाँ पर, महाजन फील्ड में। ठीक है, कहाँ पर, जो भारत में महाजन फील्ड है, सॉरी राजस्थान में जो महाजन फील्ड है वहाँ पे। अब देखो जितने भी ना ऐसे अभ्यास होते हैं
नेवी के तो देखो होने वाले ही समुद्र में हैं, लेकिन जो फील्ड पे अभ्यास होते हैं, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा अभ्यास जो फील्ड पे होते हैं वो महाजन फील्ड में होते हैं। ये आपको ज़्यादातर, अगर कभी कई बार स्टूडेंट्स तुक्का मारना भी चाहते हैं तो मैं कहती हूँ कि इसको अपना पहला प्रेफरेंस दें, तो ये महाजन फील्ड में हुआ है। ठीक है, अब ये होगा कब से कब तक, अगर बात करें कि भाई ये कब से कब तक चलेगा, तो ये जो शुरुआत होगी, देखो कई बार वो टाइम पूछता है, और पीसीएस का जो 2024 का पीसीएस था, जो 22 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज की डेट ही पूछी थी, है ना। तो ये कब, ये होता है 10 फरवरी की बात करूँ, 10 फरवरी को शुरू होता है और ये 24 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, 24 फरवरी तक चलेगा, यानी कि ये अभ्यास होने वाला है 14 डेज, 14 दिन जो है ये अभ्यास चलेगा। ठीक है, 14 दिन अभ्यास चलेगा, महाजन फील्ड में होगा। और काम क्या है इसका, आतंकवाद को रोकना। ठीक है, अगर काम की बात करूँ तो भाई ये है आतंकवाद के विरोध, या जो आतंकवाद है इस आतंकवाद को रोकना, इस एक्सरसाइज का काम होगा। ठीक है, चलिए आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे इंडिया और इजिप्ट इन दोनों के बीच में एक यहाँ पे देखेंगे जॉइंट एक स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है साइक्लोन थर्ड। साइक्लोन थर्ड क्यों है, क्योंकि 23 में, 24 एंड 25। ठीक है, तो तीसरा इसका संस्करण है और 2025 में है। ये राजस्थान में इसको होस्ट किया जा रहा है, महाजन फील्ड में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 देखते हैं। देखिए, हाल ही में रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी, जिसका नाम है साब। ये जो साब कंपनी है ये कहाँ की है, या इसका संबंध कहाँ से होगा? जर्मनी से होगा, फ्रांस से, स्वीडन से, या फिर ब्रिटेन से? इसका संबंध कहाँ से होगा? अगर बात करी जाए, देखो एफडीआई, तो एफडीआई की बात करूँ मैं यहाँ पे, एफडीआई यानी कि इसको मैं कह सकती हूँ कि ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। अगर बात करें तो ये है क्या, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसको मैं कह सकती हूँ, बिल्कुल हाँ वही है। ठीक है, अगर इसकी बात करी जाए तो ये जो 100% एफडीआई का जो लाभ लेने वाली कंपनी है, तो पहली डिफेंस कंपनी होगी ये। इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये जो है ये पहली कह सकती हूँ कि डिफेंस कंपनी हो जाएगी, पहली डिफेंस कंपनी हो जाएगी। अच्छा, कौन सी कंपनी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे? एफडीआई का 100% जो लाभ, पहली कंपनी है जो इस एफडीआई का जो है 100% लाभ लेगी। ठीक है, इसका लाभ लेगी, और ये कंपनी हो जाएगी आपकी साब कंपनी। ठीक है, इस कंपनी का नाम क्या है, साब कंपनी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करूँ इस साब कंपनी की, तो ये साब कंपनी कहाँ पर हो जाएगी, कहाँ की है? ये कंपनी हो जाएगी आपकी स्वीडन की। ठीक है, अगर बात करें तो ये हो जाएगी आपकी स्वीडन की ये कंपनी हो जाएगी। और अगर बात करूं तो जो साब कंपनी है, यानी कि अगर मैं करूं जो यहाँ पर बात करूं कि साब कंपनी है, ये जो एफएफबी इंडिया कंपनी है इसके साथ, और यहाँ पे अगर बात करी जाए तो ये काम किसका करने वाली है, या ये किससे संबंध रखेगी? तो यहाँ पे जो कैल गुस्ताफ MY है ना सिस्टम, इसका निर्माण करने में ये काम करेगी। ठीक है, तो इसका संबंध हो जाएगा स्वीडन से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है कुछ जो प्रोडक्शन करेगी। और अच्छा, ये देखो इस कंपनी की बात करूँ तो अब ये कंपनी के जो प्रोडक्ट होंगे उन पर अब कनाडा नहीं बल्कि इसके जो प्रोडक्ट बनाएंगे, जो उत्पाद करेगी ये, तो उस उत्पादन पर मेड इन इंडिया लिखाने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब इंडिया से रिलेटेड। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में यूएस से वैश्विक, यहाँ पे यूएसए की वैश्विक यानी कि लीड जिसे बोलते हैं ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में, ठीक है, नेतृत्व ग्रीन बिल्डिंग 2024 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चलिए अगर बात करें तो इसको पहला स्थान मिला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। अभी देखो यहाँ पे ना एक सूची जारी करी गई है, मतलब एक लिस्ट आई है, और यूएसए ने इस लिस्ट को जारी करा। और अच्छी बात यह है कि यूएसए ने ये लिस्ट जारी ज़रूर करी है, पर अपने आप को इस लिस्ट में शामिल नहीं कर। ठीक है, यूएसए ने लिस्ट जारी करी है बट इसमें यूएसए शामिल नहीं है, पहली चीज़।
अगर देखो सबसे पहली बात क्या है, ये कह रहा है कि यूएसए की है, भाई यूनाइटेड स्टेट की है, और ग्रीन बिल्डिंग की, मैं कहूँ कि ग्रीन बिल्डिंग या ग्रीन बिल्डिंग जो है काउंसिल है एक, ठीक है। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की बात करूँ तो ये हो जाएगी ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पे करूँ तो ये है क्या, इसके द्वारा जो सूची जारी करी गई है, ये सूची है लीड की, ठीक है। अगर इसकी बात करूँ तो लीड है क्या, अगर मैं यहाँ पे लीड की बात करूँ तो वही है कि यानी कि अगर लीडरशिप इन इन्वायरमेंट, और यहाँ पे अगर कहें कि एनर्जी इन्वायरमेंट डिज़ाइनिंग की, ठीक है। 2024 की इस लीड 2024 की इसने रिपोर्ट दी है। इस 2024 की रिपोर्ट में जो पहला स्थान हासिल करा है वो करा है चीन ने, ठीक है। और जो दूसरा स्थान हासिल करा है वो करा है यहाँ पे कनाडा ने, और तीसरे स्थान पे जो आता है वो आता है हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है। तो तीसरे स्थान पे आ गया हमारा देश इंडिया। अब देखो, अगर मैं बात करूँ कि जो ग्रीन बिल्डिंग है, ये जो ग्रीन बिल्डिंग है, इस ग्रीन बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें शामिल है एक तो स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है, एक तो इसमें शामिल है स्वच्छ ऊर्जा। दूसरी चीज इसमें जो है यहाँ पे जो नवीनीकरणीय ऊर्जा है वो भी शामिल है। नवीनीकरणीय ऊर्जा की बात करूं तो नवीनीकरणीय जो ऊर्जा है वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, इसमें जीवाश्म जो है, जीवाश्म यानी कि इसमें वो सब चीज़ें शामिल हैं, अगर मैं कहूँ कि जो हमारे इन्वायरमेंट, देखो यानी कि ऐसे लीडरशिप को इसमें इन्वॉल्व किया गया है या इसमें शामिल किया गया है, वो एनर्जी, वो सारी एनर्जी जो इन्वायरमेंट से संबंधित होंगे और इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है। तो इंडिया का स्थान कौन सा है, इसमें 3rd स्थान हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे लीड यानी कि इसके बारे में लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 9। चलिए, सवाल नंबर 9 की बात कर लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा है एक ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन डेविल हंट। ऑपरेशन डेविल हंट जो है ये किसने शुरू किया है, इजराइल ने किया है, बांग्लादेश ने, ईरान ने, यूक्रेन ने। देखो, ऑपरेशन डेविल हंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक ऑपरेशन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डेविल हंट, ठीक है। जो ऑपरेशन डेविल हंट है, अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, ऑपरेशन डेविल हंट है क्या चीज़, अगर मैं बात करूँ कि ये क्या है, इस ऑपरेशन डेविल हंट में ये है कि जो बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश में अभी सरकार किसकी है, अभी सरकार है यूनुस सरकार। अगर बात करूँ तो ये इसका संबंध किससे होगा, इसका संबंध हो जाएगा बांग्लादेश से, ठीक है। अच्छा, इस बांग्लादेश से इसका संबंध है क्या, यहाँ पे बात समझेंगे। जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में हाल फिलहाल में जो सरकार बनी हुई है वो है यूनुस की सरकार। किसकी है, ये सरकार है यूनुस की सरकार है, ठीक है। इस यूनुस सरकार की अगर मैं बात करूं तो इस यूनुस सरकार से पहले किसकी सरकार थी, ये तो अभी है, ये तो हमारी अभी है, लेकिन इनसे पहले कौन थी, इनसे पहले थी शेख हसीना, ठीक है। अगर बात करूं कि इनसे पहले थी हमारी शेख हसीना, ठीक है, बिल्कुल ये थी। अब जो भी शेख हसीना के साथ में लोग थे या इनके वफादार थे या शेख हसीना के जो साथ में जितने भी लोग थे, ठीक है, इन साथियों को, शेख हसीना के जो साथी थे, इन सबको इस ऑपरेशन डेविल हंट के द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। इनके द्वारा इसको गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात देखो, बांग्लादेश में आपको पता है कि बांग्लादेश के संस्थापक कौन है। अगर बात करूं कि भाई इसके जो संस्थापक थे बांग्लादेश के, वो कौन थे, शेख हसीना के पिताजी, जो कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। इनका नाम था शेख, चलिए नीचे लिख देती हूँ, इधर यहाँ पे देखना है ना, इनका नाम था शेख है, ये शेख मुजीबुर रहमान की बात करूं तो ये थे शेख मुजीबुर रहमान। अब इस ऑपरेशन के द्वारा पता है इनका जो घर है, इन्होंने आज़ाद कराया था बांग्लादेश को 1971 में, 1971 में, ठीक है, जिस टाइम पे पाकिस्तान ने कहा था कि नहीं जी हम तो
इंडिया पे कब्जा जमाएंगे। बट हुआ क्या था, 1971 में पाकिस्तान बाकायदे अपने आप को सरेंडर किया और बांग्लादेश एक अलग देश बना। और वहाँ पे पहले जो हमारे अध्यक्ष बने, मैं कहूँ बांग्लादेश के, वो शेख मुजीबुर रहमान बने और बांग्लादेश की स्थापना भी इन्होंने करी। तो इस ऑपरेशन डेविल हंट के द्वारा इनका जो मकान है, इनका जो घर है शेख मुजीबुर रहमान का, इस पे भी आक्रमण किया गया है, इसमें भी तोड़फोड़, यानी कि जिन्होंने आज़ादी की घोषणा करी उस घर में भी आग लगा दी गई। ठीक है, तो ये बांग्लादेश के हालचाल हैं जो डेविल हंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। बिल्कुल, आगे बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे आज का अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 10। हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या है? कृत्रिम से समझ में आता है कि भाई मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ कृत्रिम होगी, जो नेचुरल नहीं है वो कृत्रिम है, जो इंसान ने बनाई है। इसका उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया है? मतलब कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण करा है और इस कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग करेंगे अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए, वहाँ पे ऑक्सीजन बनाएंगे। ठीक है, ये रूस ने करा है, यूएसए ने, जापान ने, चाइना ने। चलिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं इस कृत्रिम सूरज की, या मैं कहूँ कि कृत्रिम प्रकाश की, तो पहली बात अगर बात करी जाए तो ये बनाया किसने है? ये बनाया है चाइना ने। होगा क्या? देखो, कॉमन सी बात है कि भाई अगर मैं आज देखूं तो जो पेड़ हमें देखने के लिए मिलते हैं, पेड़ क्या काम करते हैं? अपनी जड़ों से पानी लेते हैं, तने से खनिज लेते हैं और सूरज की रोशनी जैसे उन पे पड़ती है, सूरज की रोशनी में वो अपना जो है सूरज की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो क्या करते हैं? देखो यहाँ पे भोजन बनाते हैं, यानी कि पानी लिया उन्होंने, क्या क्या लिया? तो इसने भाई यहाँ पे एक तो पानी लिया, H2O ले लिया, H2O के साथ में उन्होंने H2O लिया, H2O लेने के बाद में उन्होंने भाई सूरज की रोशनी में क्या करा? पेड़ों ने यहाँ पे यानी कि अपना भोजन बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, यानी कि C6H6 और कहूँ O6। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, इनके 6 कंपाउंड मिलके यानी कि इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने कार्बोहाइड्रेट बनाया। ठीक है, जो इन्होंने कार्बोहाइड्रेट बनाया, ठीक है, तो इस कार्बोहाइड्रेट की जब प्रोसेस हुई तो पेड़ों से क्या निकली भाई? पेड़ों से निकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे, और हाँ, इन्होंने वातावरण से क्या ली? इन्होंने CO2 ली। तब CO2 लेने के बाद में इन्होंने भाई हमें क्या दी? ऑक्सीजन दी। ठीक है, O2 दी, तब जाकर के O2 कहीं बाहर निकलती है, यानी कि हमें मिली ऑक्सीजन। ये सब प्रोसेस हमें करना पड़ा, लेकिन अब क्या है, ये हमें नहीं करना पड़ा, मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है जो हो रहा है, लेकिन इसी प्रोसेस को हम नेचुरल ना करके इस पूरे प्रोसेस को कृत्रिम करें। ठीक है, जब कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण करा, ये करा है किसने? ये सब प्रोसेस कृत्रिम करी है। ये करने वाला कौन सा देश है? चीन। चीन ने ऐसा करा है। और चीन में आपको पता होगा यहाँ पे जो हाल फिलहाल में चीन ने जो है एक ऑक्सीजन के लिए रॉकेट ईंधन, इस ऑक्सीजन का रॉकेट ईंधन में प्रयोग करेगा। तो चीन की एक जो है यहाँ पे त्योंगोंग जो अंतरिक्ष स्टेशन है, चीन का एक अंतरिक्ष स्टेशन हो जाएगा जिसका नाम है त्योंगोंग। ठीक है, त्योंगोंग, ये अंतरिक्ष स्टेशन हो जाएगा। इस अंतरिक्ष स्टेशन की बात करूँ, इस अंतरिक्ष स्टेशन से इन्होंने सैनझाओ से 9 चालक दल भेजे थे इस कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, तो ये करा किसने है? चाइना ने ये उपलब्धि करी है। और ये सवाल ना स्टार मार्क कर लेना, देखो, क्योंकि ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण करा है और रॉकेट ईंधन के लिए, अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन क्रिएट करेगा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रख लें, ये है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतनी ही चीज़ें रखते हैं, बाकी सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं कल, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम कल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू स्टूडेंट। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल दिया है, वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, आपको PDF मिल जाएगा।